आज हम आपके सामने संथाल और उनके निवास स्थल तथा अर्थव्यवस्था के बारे में आपको हम क्लास में कुछ बतलाने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आदिवासियों का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम ये कहें कि भारतवर्ष में सबसे पहले आदिवासी समाज आया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि ऐसा कहा जाता है कि ट्राइबल्स हैव एंटर्ड इनटू द एम्प्टी सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले आदिवासी ही भारतवर्ष में, खैबर बुलंद दर्रा हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा वैली हो, चाहे वो साउथ से, सबसे पहले भारत में वही आए। उसके बाद में आर्यंस और दूसरे लोग आए। अब हम यहाँ पर संथाल, जो कि झारखंड की एक बड़ी आदिवासी कही जाती है, संथाल के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिनकी कुल जनसंख्या जो है क्या, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 24,10,509 अभी के हिसाब से, जो कि पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन में 35% झारखंड के ट्राइबल पॉपुलेशन में संथाल लोग रहते हैं। चूँकि इनका पूरा एरिया संथाल की मेजॉरिटी पाई जाती है, इसलिए उसको हम संथाल परगना भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम अगर इनका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखें तो 1941 में ये 13.9 लाख थे। फिर 1971 से बढ़ते बढ़ते 1991, 2001 और 2011 में ये 27.5 लाख हो गए। ये पूरे झारखंड के मैप में देखिए, ये उनका पूरा हैबिटाट यानी निवास स्थल है। ये कई जिलों में पाए जाते हैं झारखंड के, जिसमें मुख्य रूप से दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामतारा, साहेबगंज और देवघर में मुख्य रूप से इनका निवास स्थल है। लेकिन इसके अलावा ये हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, बोकारो, धनबाद, चतरा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भी इनकी जनसंख्या पाई जाती है। संथाल समाज का जो निवास स्थल है वो 20 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री से 92 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर रेखा के बीच है, जो कि झारखंड के अलावा बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या पाई जाती है। मानव शास्त्री या एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार झारखंड में ये नॉर्थ ईस्ट से आए। 1795 में मॉन्टगमरी मार्टिन ने अपनी किताब ईस्टर्न इंडिया में ऐसा कोट किया है। उसके साथ रिस्ले और हंटर और दूसरे स्कॉलर्स जैसे मुजुमदार और गुहा ने भी इनकी हिस्ट्री के बारे में, इनके इतिहास के बारे में बताया है। एलपी विद्यार्थी ने भी इनके लाइफ के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा कर्नल डाल्टन ने भी नॉर्थ ईस्ट से ही इनका आवागमन के बारे में बताया है कि झारखंड में नॉर्थ ईस्ट से ही ये दाखिल हुए हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हंटर ने सपोर्ट किया है डाल्टन की बातों को। और यहाँ पे देखिए अनदर थ्योरी, एक थ्योरी ये भी मान्यता है कि ये पर्शिया से इनका ओरिजिन हुआ, अफगानिस्तान होते हुए, चाइनीज टेरिटरी होते हुए, और फिर इट होल्ड्स दैट दे एंटर्ड इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट था, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो गया, नहीं वही बात हो गई। अगर नॉर्थ ईस्ट कहें तो भारत में ये नॉर्थ ईस्ट अगर कहते हैं तो ये हो जाता है ब्रह्मपुत्रा वैली। नॉर्थ वेस्ट कहते हैं तो ये हो जाएगा खैबर बुलंद यानी पश्चिमी बॉर्डर से नॉर्थ वेस्ट के, जो अफगानिस्तान के रास्ते हुए। लेकिन इसका कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ठोस प्रूफ जो नॉर्थ वेस्ट के बारे में है, बहुत ज़्यादा ठोस प्रूफ नहीं देखने को मिलता है। अब हम अगर उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन, पर्यावरणीय जो दशाएं हैं, उनके बारे में हम अगर अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि संथाल लोगों का जो प्रदेश है ये बहुत घने वन से घिरा हुआ है। और ये 350 से 650 मीटर हाई है। ये रीजन जो है 650 मीटर तक ऊंचा है। कई नदियां इस क्षेत्र से होकर बहती हैं और यहाँ का तापमान जो है, विंटर तापमान यानी जाड़े में 25 डिग्री सी और गर्मी में 45 डिग्री सी रहता है। और औसत वर्षा जो होती है वो 150 सेंटीमीटर, जो मैक्सिमम जुलाई और अगस्त में होती है। यहाँ विशेष रूप से साल, सागवान, महुआ, कसम, पीपल, करम, पीपल, पलास और कुसुम के पेड़ पाए जाते हैं। और ये लोग सुअर, डियर, हिरन, स्वान, डंकी, जैकॉल, लियोपार्ड और लॉयन पालते हैं, जो इनका वाइल्ड एनिमल पाया जाता है इस क्षेत्र में जो है
ये इतने तरह के जानवर पाए जाते हैं इनके क्षेत्र में, जिसमें से कुछ जैसे डंकी है, डंकी को ये पालते हैं, स्वान को भी ये पालते हैं, पिजरी भी ये लोग करते हैं। इनका लैंग्वेज जो है विशेष रूप से मुंडारी है, जो एक ऑस्ट्रो एसेटिक लैंग्वेज कहलाता है। यानी मुंडारी जो है वो ऑस्ट्रो एसेटिक लैंग्वेज है। और इसके अलावा ये दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। इनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सामाजिक संगठन और संस्कृति जो है, वो ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पर आज भी ज़्यादातर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इनके समाज में पाया जाता है। और इनका जो नाम है वो आज भी नदियों से या फिर एनिमल से या फिर प्लांट से, अलग अलग वनस्पतियों से और दूसरे मटेरियल से इनका नामकरण लिया गया है। आज भी इनके समाज में जो है वो भूत प्रेत की प्रथा पाई जाती है और महिलाओं का इनके समाज में काफ़ी आदर और काफ़ी रिस्पेक्ट माना जाता है। 27% लिटरेसी रेट संथाल में पाई जाती है, यानी 27% से कुछ अधिक जो है ये पढ़े लिखे हैं। इनमें डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर ये भी पाए जाते हैं। फीमेल लिटरेसी अलबत्ता कम है, जो 15% के आसपास है, और मेल लिटरेसी जो है वो 38% है। यानी एवरेज जो है वो मेल फीमेल को अगर सब मिला के टोटल देखें तो 27% है, लेकिन फीमेल लिटरेसी बहुत कम है, 15%, जबकि मेल लिटरेसी 38% है। संथाल समाज में जो गोत्र व्यवस्था है वो 12 गोत्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्लैन कहते हैं, 12 गोत्र। इनमें मुर्मू, हासदा, मारांडी, मारडी, सोरेन, हेम्ब्रोम, टुडू, किस्को और बेसरा मुख्य रूप से ये उनके अलग अलग गोत्र हैं। अब संथाली गांव जो होता है उनमें राजा, पुजारी, सोल्जर और कल्टीवेटर्स, ये 4 मुख्य सेक्शन होता है उनके विलेज में। दे हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उनका जो अनुशासनक एक यूनिट होता है, इकाई होती है, वो कई गांव को मिलाकर एक परगना कहलाता है। यानी कई गांव को जोड़ के उन्होंने परगना का नाम दिया है, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कहलाता है परगनायक। यानी कई गांव को जोड़ के परगना जो कहलाता है, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, देख रेख जो करता है वो अनुशासन को, वो परगनायक कहलाता है। माझी भी इनके समाज का एक विशेष व्यक्ति होता है, और प्रामाणिक जो होता है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति होता है, प्रामाणिक। इनके शादी व्यवस्था जो है वो विशेष रूप से बापला कहलाती है। इनके समाज में शादी की जो पूरे सेलिब्रेशन होता है उसको बापला कहते हैं। और 2 तरह का कस्टम पाया जाता है इनकी शादी में, जो आउटसाइड क्लैन में ये करते हैं। और वो 2 प्रथा जो है वो, उनमें से एक प्रथा जो है वो सिंपल कस्टम है, यानी जिसको अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं, जिसमें जो है वो लड़का वाले के वालिद फादर जो है वो दुल्हन के घर जाते हैं और बातचीत करते हैं, कुछ पैसा देते हैं और उससे फिर शादी विवाह का इंतज़ाम किया जाता है। दूसरी प्रथा जो है वो किडनैपिंग कस्टम है। वो जो है उसमें क्या होता है कि लड़का जो है वो प्रयास करता है कि लड़की के गांव से उसके घर जाकर उसको किडनैप करें, और अपने दोस्तों की मदद भी लेता है। वो लड़की उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट भी करती है, लेकिन फिर बाद में शादी तय हो जाती है और फिर वो पूरी शादी का सेलिब्रेशन होता है। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, संथाल का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो अभी भी संथाल लोग जो है वो इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा वो अभी भी विकसित नहीं हो पाए हैं। ये आज भी इंटीरियर जो सही संथाली हैं, आज भी इंटीरियर और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, और कल्टीवेशन जो है इनका मेन बैकबोन है इनकी अर्थव्यवस्था का। और कृषि अगर हम देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नंबर 1 कृषि है। तो पहले ज़माने में ये होता था कि ये लोग कंदमूल और वनों से तरह तरह की चीज़ें इकट्ठा करते थे, जिसमें कंदमूल विशेष रूप से देखने को मिलता था। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में इन्होंने
मछली पकड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये माइग्रेटरी कल्टीवेशन इन्होंने प्रारंभ किया, जो आज जो है एक जगह रह के अब ये कृषि कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि संथाल लोग जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग बहुत कम कर पाते हैं, और ना ये फर्टिलाइजर्स का उतना उपयोग कर पाते हैं, न कीटनाशक दवाओं का और न मशीनरी का। अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में उत्तम प्रकार के बीज का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का या फिर कीटनाशक दवाओं या मशीनरी का जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब का उपयोग बहुत कम कर पाते हैं। इनके खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए प्रोडक्शन भी बहुत कम है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई विशेष प्रैक्टिकली कोई विशेष सपोर्ट आज भी प्राप्त नहीं है। इनके एग्रीकल्चर में जो चावल है ये विशेष रूप से उसका उत्पादन होता है जो नदी के किनारे के क्षेत्र या फिर सीढ़ी नुमा ढालों पे, पर्वतों के सीढ़ी नुमा ढालों पे चावल का उत्पादन होता है। और उसके अलावा दूसरे क्रॉप्स जो हैं जिसमें मक्का, तिलहन, दलहन, उसके बाद मोटे अनाज, गेहूं और सब्जियों का उत्पादन भी होता है। हम इनके एग्रीकल्चरल लैंड को 3 भागों में बांटते हैं। पहला वो भूमि जो इनके अपने घर या झोपड़ी के आसपास या उसके पीछे जस्ट होती है, वो जिसमें ये लोग मोटे अनाज, मक्का और सब्जियां उगाते हैं, जिनको ये बांगे कहते हैं। दूसरी भूमि जो हायर लैंड्स, कुछ ऊंची भूमि होती है, जिसको ये गोरा कहते हैं, वो घर से कुछ दूरी पे होता है, और वहाँ भी ये मोटे अनाज, कपास और दलहन वगैरह का उत्पादन करते हैं। और तीसरे प्रकार की जो भूमि है वो माउंटेन स्लोप्स पे पाई जाती है, यानी पर्वतों के ढालों पे, जिसको खेत ये कहते हैं। वहाँ जो है वो राइस इज ग्रोन ऑन लोअर, वहाँ पे जो है निचले ढाल पे चावल और ऊपरी ढालों पे दूसरे फसलें उगाते हैं। दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इनकी हंटिंग है, यानी शिकार, जिसको आखेट कहते हैं। संथाल जो है एक काफ़ी इनकी पुरानी ज़माने से ही ये अच्छे शिकारी रहे हैं। 19वीं शताब्दी में इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप यही था, हंटिंग। लेकिन आज भी ये सुअर और दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। तीसरा इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री पे बेस्ड है। इनकी तीसरी अर्थव्यवस्था जो है कॉटेज। पहले ये संथाल जो थे बड़े अच्छे बुनकर माने जाते थे, घर घर इनके अपने हथकरघे होते थे और ये कपड़े बुना करते थे। लेकिन आजकल जो है नई जो मिल आ गई है, कपड़ा की मिल, उसके कारण जो है चूँकि वो सस्ता पड़ता है तो इनकी जो है कॉटेज इंडस्ट्री बहुत अफेक्टेड हुई है। इसके अलावा ये वीपन्स यानी छोटे छोटे औजार और बर्तन वगैरह भी बनाते हैं। इसके अलावा ये फिशिंग यानी मछली पकड़ने का काम, मवेशियों को पालने का काम और दूसरे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व हैं। दूसरे एक्टिविटीज़ में ये कलेक्टर्स और गैदरर्स भी हैं, यानी जंगलों से फल फ्रूट या बहुत सारे रूट्स को, फ्लावर्स को इकट्ठा करना, लकड़ियों को जमा करना और उनसे अपना डोमेस्टिक यूज़ या छोटी छोटी वस्तुएं बनाने का काम भी करते हैं। दूसरी एक्टिविटीज़ में एनिमल हस्बेंड्री एंड लिकर फॉर्मेशन, मवेशियों को पालना, दूध वगैरह से छोटी छोटी दूसरे अन्य वस्तुओं का, मिठाई वगैरह का उत्पादन करना। लिकर फॉर्म, महुआ से ये शराब या पेय पदार्थ बनाते हैं। ये गाय पालते हैं, भेड़ पालते हैं, बकरियां पालते हैं, सूअर और कबूतर वगैरह भी पालते हैं। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ये बहुत पहले से ही ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स के, हम उसे कहते हैं कि एक जगह 1-2 साल खेती किया, फिर आगे बढ़ गए, फिर वहाँ जंगल को जला के या काट के साफ किया, फिर वहाँ कुछ वर्षों तक खेती किया, फिर आगे बढ़ा, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के खेती करना, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो ये भी जो कल्टीवेशन होता है उसमें कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है, बहुत कम सिंचाई का यूज़ होता है, सिंचाई की व्यवस्था ही बहुत कम है, और क्रॉप रोटेशन यानी फेर बदल कर जो फसलें लगाई जाती हैं उसकी टेक्निक भी अपनाई नहीं जाती है। और लेबरर्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, ये संथाल लोग जो है आसाम के चाय के बागानों में लेबरर का काम करते हैं, और जैसे झारखंड के अबरक के खानों में और झारखंड और बंगाल के कोयला खानों में भी ये
यहाँ पे लेबर और वर्किंग माइनर्स का काम करते हैं। अब इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ संथाल्स, यानी संथाल्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने आज़ादी के बाद बहुत सारे प्लानिंग चलाई है। जैसे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ संथाल वाज नॉट हेल्दी बिफोर, आज़ादी से पहले इनकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सरकार ने जब से पंचवर्षीय योजना बनाई है उस योजना के तहत ऐसी बहुत सारी स्कीम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जो उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्थ डेवलपमेंट से ही रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये चल रहे हैं और इन प्रोग्राम्स में फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक ये प्रोग्राम चलता रहा। लेकिन फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक जब सरकार ने ये देखा कि बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब जाकर जो है सरकार ने एक नई स्कीम बनाई जिसका नाम रखा ट्राइबल सब प्लान। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे थे प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ संथाल ट्राइब्स। आदिवासियों का पूरा जीवन जो है वो पर्यावरण पे बेस करता है और आदिवासी समाज जो है ये पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट लविंग समाज कहलाता है। इनकी हर एक्टिविटी जो है वो पर्यावरण, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पर्यावरण से लाभान्वित होते हुए और पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हुए इनका हमेशा से यह मकसद रहा है कि पर्यावरण की रक्षा करें और पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करके एडजस्टमेंट करके रहें। और जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ और 1973 यानी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जब इनके विकास की बहुत सारी योजनाएं चली और वो योजनाएं सफल नहीं हुई, तो पांचवें पंचवर्षीय योजना यानी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ट्राइबल सब प्लान के बारे में हमने बताना शुरू किया था कि वो ट्राइबल सब प्लान्स जो है यानी 50% या उससे ज़्यादा जो ब्लॉक्स जहां आदिवासी समाज रहता था उस पूरे के पूरे एरिया डेवलपमेंट प्लान्स चलाए गए ताकि उनके पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए। और उस पूरे क्षेत्र में एजुकेशन से लेकर यानी एजुकेशन में स्कूल हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, स्कॉलरशिप्स हुए या जितने भी उनके शिक्षा से संबंधित जो प्रोग्राम्स थे उसको आगे बढ़ाया गया। उसके बाद आर्थिक विकास के लिए यानी उनके कृषि से लेकर उनके जो दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे उनको विकसित करने के लिए जो है बहुत सारे प्लान्स चलाए गए। उसके बाद हेल्थ के लिए यानी उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई। लेकिन आदिवासी समाज में देखा यह जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन आउटसाइड से भी होता है, उनके अपने समाज से भी होता है। ये आज भी हो रहा है। आदिवासी जो है बाहरी लोगों को डिक्कू कहा करते थे और आज भी वो डिक्कू कहते हैं। लेकिन दो तरह का शोषण हो रहा है, दो तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक वो एक्सप्लॉइट कर रहा है जो आदिवासी समाज का एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो लोग ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, ये हमेशा से डिमांड होती गई है कि प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स में कि जिनका विकास हो चुका है उनको जो है वो शेड्यूल से अलग किया जाए ताकि उनको सारा का सारा जो है वो जो बेनिफिट मिलता है उसको, जो जिसको कम बेनिफिट मिल रहा है या जो पीड़ित समाज है उसको बेनिफिट दिया जाए। तो शोषण आदिवासी से आदिवासी में भी हो रहा है और शोषण आदिवासी समाज से भी हो रहा है और उसके साथ साथ जो है आउटसाइडर्स के द्वारा भी शोषण उनका हो रहा है। इसलिए एक सही अप्रोच की आवश्यकता है ताकि हम संथाल समाज या पूरे आदिवासी समाज का सही में समन्वय विकास हम कर सकते। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो ट्राइबल सब प्लान बनाए गए उसमें बहुत सारे आदिवासियों के विकास के लिए स्कीम्स चलाए गए, जिसमें स्टाइपेंड्स, स्कूल्स में स्टाइपेंड्स, उसके बाद प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में स्कॉलरशिप दिए गए। उसके बाद जो है हॉस्टल में गर्ल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल ग्रांट्स दिए गए, टेक्स्ट बुक दिए गए, उनके एग्जामिनेशन फीस को माफ़ किया गया।
उसके बाद कोचिंग क्लासेस हाई स्कूल के लिए, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, और रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए। ये सारे एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान्स चलाए गए। उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स के बारे में हम बता रहे थे कि जो प्रोग्राम्स चलाए गए, एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी गई। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम चलाए गए। असिस्टेंट फॉर कॉटेज इंडस्ट्री, उनके कॉटेज इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई। उसके बाद असिस्टेंट टू मेडिकल एंड लॉ ग्रेजुएट्स, जो मेडिकल और लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनको मदद देने के लिए लीगल एड भी बहुत सारे दिए गए। और उसके साथ साथ ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए। हेल्थ के लिए हाउसिंग, हेल्थ और दूसरे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए मेडिकल एड, पब्लिकेशन, ग्रांट इन एड। उसके बाद ट्रेनिंग फॉर सोशल वर्कर्स इन ट्राइबल एरियाज, रिफ्रेशर कोर्स फॉर टीचर्स ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल, योगा ट्रेनिंग, reorganization of आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज, एजुकेशनल सेल, डेटा बैंक और स्कीम फॉर ट्रेनिंग शेड्यूल ट्राइब इन ड्राइविंग और मैकेनिज्म। तो इतने सारे स्कीम्स जो है वो चल रहे हैं और उनके विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और काफ़ी हद तक विकास हो भी रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए संथालियों का विकास उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का नोट्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।